गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने चोल साम्राज्य की वास्तुकला के बारे में चर्चा की थी, जो दक्षिण भारतीय वास्तुकला है, जिसमें हमने देखा था कि चोल साम्राज्य 4 अवस्थाओं में पनपी, जिसमें नंदवर्धन, महेंद्र वर्मन, इन सब शासकों के सानिध्य में जो है स्थापत्य कला का विकास हुआ दक्षिण भारत में। फिर दक्षिण भारत में एक विशेष स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसे क्या कहते हैं, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली द्रविड़ शैली में मैंने बताया था पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। वास्तुकला की द्रविड़ शैली के बारे में हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। आवाज जा रही है मैम? मेरी आवाज जा रही है? यस। ओके। तो हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के बारे में। थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि जो चोल शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत में सैकड़ों मंदिर स्थापत्य कला के जो है शैलियां विकसित हुई, लेकिन एक विशेष शैली विकसित हुई जिसे क्या कहते हैं, द्रविड़ शैली। इसकी मैंने कुछ विशेषताएं बताई थी कि नागर मंदिरों के विपरीत इसका विकास हुआ। द्रविड़ शैली के मंदिर ऊंची दीवार के होते थे, नागर मंदिर के निचली दीवार के होते थे, मतलब ज्यादा ऊंचे नहीं होते थे। सामने की दीवार में एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता था जिसे गोपुरम कहते थे, लेकिन वहीं जो प्रवेश द्वार आपका नागर शैली में होता था उसको तोरण द्वार कहा जाता था। मंदिर परिषद का निर्माण जो है वो पंचायतन शैली के आधार पर हुआ था। पंचायतन शैली मैंने पढ़ाया है। पंचायतन शैली ऐसी शैली है जिसमें मंदिर में गर्भगृह होता है। गर्भगृह का अर्थ होता है जहाँ मुख्य देवता का वास होता है। उसके बाद तोरण द्वार यानी कि प्रवेश द्वार होता है पंचायतन शैली में। तीसरी चीज इसमें क्या होती है, गौड़ देवता होते हैं। गौड़ देवता का अर्थ होता है कि जो मुख्य मंदिर होता है यानी गर्भगृह, इस प्रकार से मान लीजिए मुख्य मंदिर है, इस प्रकार से ये है आपका तोरण द्वार, ये मुख्य मंदिर है। गर्भगृह से इसे क्या कहते हैं, गर्भगृह। गौड़ देवता होते हैं। गौड़ देवता मतलब मंदिर के चारों तरफ इस प्रकार से, मंदिर के चारों तरफ इस प्रकार से वर्गाकार स्थिति में 4 देवता विराजमान होते हैं, उन्हें गौड़ देवता कहते हैं। मंदिर के बाहर, मुख्य मंदिर के बाहर शिखर होता है, इस प्रकार से छत्र होता है इसके ऊपर, इस प्रकार से छत्र लगा होता है। ये पंचायतन शैली के मंदिर होते हैं। इनकी दीवारें जो है कम ऊंची होती हैं। इनके प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहते हैं। लेकिन द्रविड़ शैली में ऐसा नहीं है। द्रविड़ शैली में ऊंची 4 दीवारी होती है। सामने की दीवार में प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। मंदिर परिषद का निर्माण पंचायतन शैली के आधार पर हुआ है, नागर शैली का भी और द्रविड़ शैली का भी, दोनों का विकास पंचायतन शैली के आधार पर। पंचायतन शैली मैंने बताया कि पंचायतन शैली में मंदिर में शिखर होता है, गर्भगृह होता है, तोरण द्वार होता है और गौड़ देवता होते हैं मंदिर के चारों तरफ। ठीक। फिर द्रविड़ शैली के मंदिरों में पिरामिड नुमा शिखर होते हैं, इस प्रकार से
इस प्रकार से पिरामिड नुमा शिखर होते हैं। पंचायतन शैली में इस प्रकार से होता है, ऐसे पिरामिड नुमा नहीं होता है वो। ठीक, फिर मैंने बताया था कि जो शिखर होते हैं पिरामिड नुमा घुमावदार होते हैं। शिखर को विमान कहा जाता है। ये आपका द्रविड़ शैली है अगर, तो इसमें शिखर को क्या कहते हैं, विमान कहा जाता है। ये जो ऊपर का शिखर है इसे विमान कहते हैं। लेकिन अगर नागर शैली में तो इसे कहते हैं रेखा देउल, रेखा देउल कहा जाता है। नागर शैली में शिखर को रेखा देउल, द्रविड़ शैली में शिखर को विमान कहते हैं। ठीक, विमान के शीर्ष पर एक अष्टकोण आकार का शिखर होता है। यहाँ अष्टकोण ऐसे बने होते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। ठीक, फिर द्रविड़ वास्तुकला में केवल मुख्य मंदिर के शीर्ष पर ही विमान होता है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है, नागर शैली और द्रविड़ शैली को अलग करता है कि जो मुख्य मंदिर होता है, मान लीजिए ये मुख्य मंदिर है, तो विमान यही होगा ऐसे इस प्रकार से पिरामिड नुमा। लेकिन इसमें गौड़ जो इस प्रकार के यहाँ मंदिर हैं, गौड़ देवता जो होते हैं, यहाँ विमान नहीं होता है, यहाँ शिखर नहीं बनाया जाता है, नॉर्मल मंदिर बनाई जाती है यहाँ पे। नागर शैली में ऐसा नहीं है। नागर शैली में मुख्य मंदिर के साथ साथ गौड़ मंदिर पर भी विमान होता है, यानी कि शिखर होते हैं। ठीक, द्रविड़ वास्तुकला में मैंने बताया कि वही है कि शीर्ष पर ही विमान होता है जो मुख्य मंदिर होता है, बाकी गौड़ देवता के मंदिर पे नहीं होता है। सभा हाल गर्भगृह से गलियारे द्वारा जुड़ा होता है, ये गलियारा होता है, इधर से गलियारा, यहीं से जाया जाता है मुख्य मंदिर की तरफ। ठीक, गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियां होती हैं। द्वारपाल यही होते हैं आपके, यक्ष की मूर्ति होती है यहीं पे, और मिथुन एक प्रकार का मतलब जानवर है, सांड है या बैल कह सकते हैं उसको। द्रविड़ वास्तुकला में सबसे बड़ी विशेषता मंदिरों की रही है जलाशय। मंदिर परिसर में, मंदिर परिसर अगर आप लोग लिखना चाहें, क्लास नहीं किए तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। मंदिर परिसर में क्या होता है, जलाशय। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, बस रिपीट कर रहा हूँ। ये द्रविड़ वास्तुकला में, द्रविड़ वास्तुकला में प्रत्येक मंदिर में जलाशय होना अनिवार्य है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नागर शैली की, तो नागर शैली की एक उप शैली है। नागर शैली की एक उप शैली है जिसे उड़ीसा शैली कहते हैं। उसमें ही एक अपवाद है जिसमें जलाशय पाया जाता है, बाकी किसी भी नागर शैली में जलाशय का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे आप द्रविड़ शैली की उदाहरण देखें तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो 1011 ईस्वी में राज द्वारा निर्मित किया गया था। गंगकोंड का चोलपुरम मंदिर जो गंगा डेल्टा में अपनी जीत के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। आदि मंदिर क्या है, द्रविड़ वास्तुकला के या द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के क्या है, उदाहरण है। फिर मैंने बताया था चौल मूर्तिकला, तो चोल मंदिरों की सजावट में मूर्तियों पर विशेष बल दिया गया, ये मैंने पहले बताया आपको। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति आप देखे होंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नटराज की मूर्ति। इसका विकास जो है, नटराज की मूर्ति का विकास, इसका विकास या इसका निर्माण, इसका है चोल साम्राज्य में चरमोत्कर्ष पे था। चोल साम्राज्य में चरमोत्कर्ष पे था। चोल साम्राज्य में चरमोत्कर्ष पे था। लेकिन जो विकास है, प्रथम विकास शासन में हुआ।
प्रथम बार इसका विकास या शासन में किया गया, जिसे नटराज की मूर्ति कहते हैं। ये एहो है, से पता चलता है कि चालुक्य शासन के दौरान नटराज की मूर्तियां बनाई गई थी, लेकिन चोल साम्राज्य के दौरान ये अपने चमड़ों, ठीक है। फिर मैंने बताया था नटराज की मूर्ति का कुछ विशेषताएं। जो नटराज की मूर्ति है, नटराज की मूर्ति की विशेषताएं कुछ बताई थी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं केवल समझा रहा हूँ, 10 मिनट टाइम लूंगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे। नटराज की विशेषता थी कि ऊपरी जो दाहिना हाथ में डमरू है, जो ध्वनि का मतलब जो सृष्टि है उसकी ध्वनि का प्रतीक है, जो डमरू उठा हुआ। संसार की सभी कृतियां डमरू की महान ध्वनि से ही सृजी हुई हैं। जितनी भी ध्वनि है, जो नटराज की मूर्ति है, उनके दाहिने जो ऊपर उठा हुआ दाहिना हाथ है उसमें डमरू है, जो कि सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है। और संसार की जितनी भी कृतियां हैं, ध्वनियां हैं, वो आपका डमरू से ही निकली हुई बताई गई हैं। फिर ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है, यानी कि आग है, जो विनाश का प्रतीक है। विनाश सृष्टि का अग्रगामी है और सृजन का अपरिहार्य प्रतिरूप है। ये चीजें मैंने बताया था आपको। निचले 4 हाथ हैं, तो निचला दाहिना हाथ में अभय मुद्रा में उठा हुआ है, मतलब इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए। अभय मुद्रा का होता है, जैसे लोग आप रामायण या सीरियल वगैरह देखते होंगे तो हाथ ऐसे अभय मुद्रा में उठे होते हैं, वो आशीर्वाद का प्रतीक होता है। ठीक। निचला बायां हाथ उठे हुए पैर की तरफ इशारा करता है और मोक्ष के मार्ग दर्शाता है। ठीक। शिव की उलझी और हवा में बहती जटाएं गंगा नदी के प्रवाह की प्रतीक हैं। शिव की जो जटाएं उलझी हुई हैं और बहती जटाएं हैं, वो गंगा प्रवाह का प्रतीक है। श्रृंगार में शिव के कान में एक पुरुष की बाली है, जबकि दूसरे कान में महिला की बाली है। यह पुरुष और महिला के विलय का है। ठीक। और इसे अक्सर अर्धनारी रूप में जाना जाता है। अर्धनारीश्वर आप लोगों ने सुना होगा। शिव की सांप कुंडलिनी का प्रतीक होता है। शरीर की रीढ़ के हड्डी के निष्क्रिय अवस्था में रहती है। राज मुद्रा प्रकाश के एक प्रभा मंडल से घिरी हुई है, जो समयहीन चक्र का प्रतीक है। इतनी चीजें मैंने थी आप लोग पिछली क्लास में। अब हम अपनी नई क्लास चालू करते हैं, देखते हैं कला की अन्य शैलियां। द्रविड़ शैली के बाद भी दक्षिण भारत में बहुत सारे जो है शैलियों का विकास हुआ। तो आप लोग हेडिंग डालिए, कला की यहीं से क्लास चालू होगी अपनी। कला की अन्य शैलियां, जिसमें सबसे पहले आएगी आपकी नायक शैली। सबसे पहले कौन सी शैली है? नायक शैली। हेडिंग डालिए, फिर आगे लिखवाते हैं। लिख लिए? लिखवाएं आगे सब। 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच नायक अधीन जो है मंदिर वास्तुकला शैली विकसित हुई है। इसे शैली के नाम से भी जाना जाता है। यह वास्तु शिल्पीय दृष्टि से द्रविड़ शैली के समान ही है। अगर इसका बनावटी या इसका निर्माण का तरीका देखें तो बिल्कुल जैसे वहां हमने बताया कि एक गर्भगृह होता है, एक वो क्या नाम है गोपुरम होता है जिससे प्रवेश किया जाता है, गलियारा होता है, गर्भगृह होता है और होते हैं। नायक शैली सेम अगर देखा जाए तो द्रविड़ शैली का, ठीक, लेकिन यह काफी इसमें इस्लामी प्रभाव भी है। सबसे बड़ी बात यह है नायक शैली में है इस्लामी प्रभाव।
व्यापक रूप से ये इसकी कुछ अनूठी विशेषताएं, जैसे मान लीजिए कि बरामदे के साथ साथ गर्भ और बड़े बड़े गलियारे का निर्माण है, जिसे प्राक्रम कहते हैं। बरामदे के साथ साथ बरामदे हैं, देखिए उसमें सभी में सवा हाल होते, मतलब सामने जो गोपुरम होता था द्रविड़ शैली में, वो सवा हाल की तरह होता था, लेकिन यहाँ बरामदा होता था और बरामदे के गलियारे हैं। द्रविड़ शैली में क्या है, एक ही तरफ सामने वो गोपुरम होता था, तो प्रवेश द्वार होता था, उसी में केवल गलियारा होता था, बाकी कहीं नहीं होता था। लेकिन इसमें नायक शैली में क्या होता है, चारों तरफ से गलियारा होता है। यानी कि अगर आपको गर्भगृह या मुख्य देवता के मंदिर जाना है तो आप किसी भी तरफ से जा सकते हैं। छतदार प्रदक्षिणा पथ का निर्माण होता था, मतलब अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ छत का निर्माण होता था, छत का निर्माण किया जाता था। नायक शासकों के द्वारा बनाए गए गोपुरम सबसे बड़े गोपुरम में से एक थे। इनका जो प्रवेश द्वार होता था वो सबसे बड़ा था। नागर शैली का भी छोटा था, द्रविड़ शैली का भी छोटा था, सबसे बड़ा नायक शैली में आपको गोपुरम देखने को। जो मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम है, दुनिया का सबसे बड़ा गोपुरम है भाई। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम दुनिया का सबसे बड़ा गोपुरम है। गोपुरम कला नायक शैली में अपने चरमों उत्कर्ष पे थी। जैसे नटराज की मूर्ति चोल साम्राज्य में अपने चरमों पर थी, उसी प्रकार गोपुरम की कला की शैली जो है वो नायक साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे थी। ठीक, चलिए तो लिखते हैं जो जो समझाएं उसके बारे में। ठीक है, मंदिर पर हर जगह बारीक नक्काशी की जाती थी। ये तो हर स्थापत्य कला का अपना एक अनूठा विशेषता है। ठीक, तो लिखिए नायक शैली। इसमें लिखिए इस शैली का विकास 16वीं तथा 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य 16वीं तथा 18वीं शताब्दी के मध्य नायक शासकों के इस शैली का विकास 16वीं से शताब्दी के मध्य, आगे बढ़े, लिख लिए, आगे बढ़े। आगे बढ़े मैम। यस सर। ओके, इस शैली का विकास 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य नायक शासकों के अधीन हुआ। नायक शासकों के मतलब उनकी देख रेख में, अधीन का अर्थ ही हो गया यहाँ, अधीन हुआ। नायक शैली को मदुरै शैली भी कहते हैं, क्योंकि मदुरै में ही इनका साम्राज्य स्थापित था। मदुरै कहाँ है, नायक शैली को मदुरै शैली भी कहा जाता है। नायक शैली शैली भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
लिखिए, नायक शैली निर्माण में नायक शैली निर्माण में द्रविड़ शैली के समान ही थी, या है द्रविड़ शैली के समान ही है। नायक शैली निर्माण में द्रविड़ समान ही है, लेकिन यह काफी व्यापक है। इसमें इस्लामी लेकिन इसके कुछ झलक इसके निर्माण इस्लामी स्थापत्य कला का है। इस्लामी स्थापत्य कला का है। आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, लिखिए, इसकी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं देखते हैं। इसकी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। पॉइंट 1 लिखिए इसमें। नायक शैली में बरामदे के साथ साथ गर्भगृह के चारों ओर बड़े गलियारे का निर्माण होता है। नायक शैली में नायक शैली में बरामदे के साथ साथ गर्भगृह के चारों ओर बड़े बड़े गलियारे का निर्माण होता है, जिसे पराक्रम कहते हैं। बड़े बड़े गलियारे का निर्माण होता है, जिसे पराक्रम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पराक्रम। छतदार प्रदक्षिणा पथ होता है। छतदार प्रदक्षिणा पथ होता है। छतदार होता है
पॉइंट और लिखिए इसमें। लिखिए नायक शैली में बनाए गए नायक शैली में बनाए गए गोपुरम। गोपुरम का अर्थ यहाँ होगा गोपुरम का क्या अर्थ है? प्रवेश द्वार। जैसे नायक शैली में तोरण द्वार कहते हैं। बनाए गए गोपुरम सबसे ऊंचे गोपुरम है। सबसे ऊंचे है। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै का मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम मदुरै का मीनाक्षी मंदिर के जो गोपुरम है वो दुनिया का सबसे गोपुरम है। गोपुरम दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम है। ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखिए, मैं नायक शैली का चित्र बनाता हूं, आप लोग देखिए कि नायक शैली में देखो इसका निर्माण जो है मैंने बताया, इसका निर्माण बिल्कुल द्रविड़ वास्तु कला की शैली के आधार पे हुआ है। जैसे इस प्रकार से मान लीजिए ये है आपका ये मान लीजिए आपका मुख्य मंदिर यहाँ है। तो इसके गलियारे, ये आपके गलियारे हैं। यहाँ गोपुरम है या गलियारा कह सकते हैं इसको। चारों तरफ आप लोग भी बना लीजिए। ये आपका क्या है? गलियारा है, चारों तरफ से गलियारे हैं। इधर से भी आप जा सकते हैं मुख्य मंदिर पर, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। ये क्या है आपका? गोपुरम। ऊंचे ऊंचे होते थे। इसका भी निर्माण पंचायतन शैली के आधार पर हुआ है। तो गौड़ देवता वर्गाकार स्थिति में चारों तरफ फैले होंगे, वर्गाकार स्थिति में इस प्रकार से मंदिर के चारों तरफ गौड़ देवता होंगे इस प्रकार से। ये क्या है? गौड़ देवता। ये है आपका गर्भगृह। जो वृत्ताकार है, पिरामिड नुमा इसके क्या होंगे? शिखर होंगे। ये नुमा, मान लीजिए ये पिरामिड नुमा शिखर है इसके इस प्रकार से। ये क्या है? विमान। क्या कहते हैं इसको? विमान या शिखर। और इस प्रकार से कहीं मंदिर परिसर ये पूरा हो गया अगर, तो कहीं इस प्रकार से आपका वृत्ताकार स्थिति में
जलाशय होगा। कहीं भी कोई एक प्रॉपर जगह नहीं है कि कहाँ होगा, कहीं भी मंदिर घर में जलाशय होगा। और यहाँ ये जो जगह है मिल रहा है बीच में, तो कहते हैं इस जगह को क्या कहा जाता है? अंतराल। ठीक, ये आपकी का इस प्रकार से निर्माण किया जाता है। ठीक, पढ़े। यस सर। चलिए, दूसरी शैली का नाम लिखिए, वेसर शैली। दूसरी शैली अन्य शैलियों में है आपकी वेसर शैली। पहले समझा देता हूँ। वेसर शैली का जो निर्माण हुआ था वो सबसे पहले चालुक्य शासकों के अधीन हुआ था, चालुक्य साम्राज्य में ही हुआ था। शैली को कर्नाटक शैली भी कहा जाता है, क्योंकि चालुक्य का जो शासन था कर्नाटक के, दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र के आसपास ही इनका शासन रहा है। ये एक मिश्रित शैली है। वेसर शैली एक मिश्रित शैली है। इसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैली की विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली, यानी नागर शैली उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की शैली है और द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला की शैली है। वेसर शैली इन दोनों को समाप्त किए हुए है। मतलब इसमें विमान भी होगा और मंडप भी होगा। विमान और मंडप दोनों होंगे। विमान मतलब शिखर और मंडप मतलब इस प्रकार से, विमान आपका इस प्रकार से होगा, इसके नीचे इस प्रकार से मंडप का निर्माण होगा। इस प्रकार से विमान और मंडप दोनों होंगे। और छतों पर बारीक नक्काशी की जाएगी, जो आपकी नागर शैली की एक प्रमुख विशेषता है कि उसके एक दीवार पे चित्रों जो है बनाया जाता था। लेकिन द्रविड़ शैली में चारों मंदिर पे नक्काशी, चारों दीवारों पे नक्काशी की जाती थी। वेसर शैली प्रमुख राजवंश हैं, जैसे मान लीजिए एक बादामी और राष्ट्रकूट हैं, जिन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और एक है होयसल वंश। हलेबीड मंदिर आदि का निर्माण करवाया। नागर शैली का प्रभाव वेसर मंदिरों के वक्र रेखीय शिखराकार शिखर जो है उस पे पड़ा हुआ है ज्यादातर। और जो प्रभाव है वो नक्काशियों पर पड़ा हुआ है, मूर्ति पर पड़ा हुआ है, विमान पे पड़ा हुआ है, मंदिर का डिजाइन है उस पे पड़ा हुआ है आपका द्रविड़ शैली का प्रभाव। ठीक, एहोल का जो बादामी और डांबल का डोडा रेख है, ये उसके उदाहरण है। ठीक, वैसा शैली में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो इसका पहले विकास देखते हैं कब हुआ। देखिए, इस शैली का विकास शैली का विकास चालुक्य शासन में, चालुक्य शासन काल में इस मंदिर का विकास चालुक्य शासन काल में दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के
तमिलनाडु क्षेत्र के आसपास हुआ। विकास चालुक्य शासनकाल में दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र के आसपास हुआ। शासनकाल में कर्नाटक शैली के आसपास हुआ था, इसलिए इसे कर्नाटक शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे कर्नाटक शैली के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े। यस सर। आगे लिखिए। वेसर शैली एक मिश्रित शैली है। वेसर शैली वेसर शैली एक मिश्रित शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैली की विशेषताएं समाहित हैं। जिसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों विशेषताएं। अगर आपने नागर शैली और द्रविड़ शैली क्लास आएगा कि नागर शैली की क्या विशेषता थी, द्रविड़ शैली, अभी मैंने द्रविड़ शैली की बताया, नागर शैली का आप क्लास किए होंगे। तो गर्भगृह होता था, शिखर होते, गलियारा नहीं होता, एक ही होता था। मंदिर परिसर में जलाशय नहीं होते थे। और सबसे बड़ी बात, शिखर इसके गौड़ देव थे, जो नागर शैली मुख्य मंदिर पे ही शिखर होता था या उसे विमान कहते थे। नागर मुख्य मंदिर गौड़ देवताओं के मंदिर पर भी विमान या शिखर का निर्माण होता था। इसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैली की विशेषताएं निहित हैं। विशेष शैली, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विमान और मंडप को ज्यादा महत्व दिया गया। विमान द्रविड़ शैली का उदाहरण है। विमान और मंडप, मंडप आपका नागर शैली का उदाहरण है। विमान और मंडप दोनों का निर्माण होता था। खंभों, छतों, दरवाजों आदि के द्वारा सजाया जाता था।
खंभों, छतों तथा दीवारों को बारीक कसी द्वारा बारीक नक्काशी द्वारा आगे बढ़े। आगे बढ़े, Yes. लिखिए। का प्रभाव जटिल नक्काशियों और मूर्तियों, विमान की डिजाइन और बेसर मंदिरों के सीढ़ीदार शिखर में दिखाई देता है। जो द्रविड़ शैली का प्रभाव इस पे दिखाई देता है कि द्रविड़ शैली का प्रभाव बेसर शैली पर, द्रविड़ शैली का प्रभाव द्रविड़ शैली का प्रभाव बेसर शैली के बेसर जटिल नक्काशी जटिल नक्काशी मूर्तियों विमान, विमान यानी कि शिखर, विमान की डिजाइन, विमान की डिजाइन और सीढ़ीदार शिखर में दिखाई देता है। सीढ़ीदार शिखर में दिखाई देता है। आगे बढ़े। Yes. ऐसे नागर शैली का प्रभाव बेसर मंदिर के वक्र रेखीय शिखर और वर्गाकार आधार, इस प्रकार से गौड़ देवता का यहाँ बात हो रहा है। वर्गाकार कौन होते थे? गौड़ देवता इस प्रकार से मंदिर के चारों तरफ होते थे ऐसे, ठीक, चारों दिशाओं में चार देवता। कि नागर शैली का प्रभाव बेसर शैली के बेसर शैली के वक्र रेखीय शिखर रेखीय शिखर शिखर के वर्गाकार आधार में
आधार में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग लिख लीजिए, चलो लिख ही देता हूँ। पेशर शैली का जो उदाहरण है वो डाम्बल का डोडा बसाब्बा मंदिर, इधर लिखता हूँ उसको, बसाब्बा मंदिर। एहोल का मंदिर, आदि। ठीक, लिख लिए? यस, लिख लिए। चलिए दूसरी शैली डालिए आप लोग, विजयनगर शैली। इसको समझा दूंगा, लिखवाऊंगा कल, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। विजयनगर, ये जितने आप शैली पढ़ रहे हैं दक्षिण भारतीय शैली से संबंध रखते हैं, ये जान लीजिएगा। विजयनगर शैली, क्योंकि उत्तर भारत की शैलियां हमने पढ़ ली हैं सारी। विजयनगर शैली, विजयनगर साम्राज्य जो 1335 से 1565 ईस्वी के शासनकाल में इस कला का विकास हुआ है। जो इसके ये महान संरक्षक थे इस शैली के। विजयनगर की राजधानी, आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? हम्पी, हम्पी कर्नाटक में है, वहीं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। जो विजयनगर के शासकों ने विजयनगर शैली का निर्माण किया, इन्होंने चोल, होयसल, पांड, चालुक्य आदि के स्थापत्य कलाओं को संयोजन किया, मतलब इनको जोड़ जोड़ के अपनी एक नई शैली बनाई, जिसे क्या कहते हैं? विजयनगर शैली। विजयनगर शासकों के अधीन बीजापुर की हिंद इस्लामी शैली से प्रभावित होने लगा। मतलब इसमें जो है आपको हिंद और इस्लामी दोनों प्रकार के स्थापत्य कला का जो है वो निर्माण दिखाई देता है। इस मंदिर की जो विशेषता थी, मंदिरों की दीवारें जो थी वो नक्काशियों और ज्यामितीय पैटर्नों से अत्यधिक अलंकृत थी, मतलब ज्यामितीय पैटर्न बने हुए थे इस पे। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो गोपुरम यानी प्रवेश द्वार होता था वो पहले अग्रभाग पे बने होते थे। ठीक है, अब इसको जो है सभी दिशाओं में बनवाए जाने लगे, सभी दिशाओं में विजयनगर शैली में। और सभी दीवार जो है एकाश्म पाषाण स्तंभ होते थे। एकाश्म पाषाण का अर्थ होता है एक ही पत्थर के। जो जितने स्तंभ हैं विजयनगर शैली में, मान लीजिए कोई स्तंभ है तो एकाश्म पत्थर होता था, मतलब इसको बीच से जोड़ा नहीं जाता था। नागर शैली में पत्थरों को जोड़ जोड़ के स्तंभ का निर्माण किया जाता था, द्रविड़ शैली में सेम होता था। लेकिन विजयनगर शैली में एकाश्म पत्थर यानी एक बड़ा सा पत्थर होता था, उसी को काट छांट के उसी पे डिजाइन बना के एक खंभे का निर्माण किया जाता था। खंभा कैसा होता था? एकाश्म पत्थर का, इस प्रकार से कहीं से जुड़ा या टूटा हुआ नहीं होता था। ठीक है, सामान्यतः मंदिर के स्तंभों पर ये जो स्तंभ है, पौराणिक प्राणी एक घोड़े का आकार उत्कीर्ण होता था इसमें। संलग्न दीवारें बड़ी थी, जैसे मान लीजिए ये 4 दीवारें इधर संलग्न एक दूसरे से लगी हुई, संलग्न दीवारें कहते हैं। तो इनका आकार बहुत बड़ा बड़ा होता था विजयनगर शैली में। ठीक, प्रत्येक मंदिर में मंडप बनाए जाते थे।
मंडप आपका नागर शैली का एक उदाहरण है। तो प्रत्येक मंदिर पर मंडप बनाए जाते थे, और जो केंद्रीय मंदिर होता था, मुख्य मंदिर, कहते थे कल्याण मंडप। मुख्य मंदिर पे जो मंडप बनाया जाता था उसको कल्याण मंडप कहा जाता था विजयनगर शैली में। ठीक है। इस अवसर मंदिर परिषद के भीतर धर्मनिरपेक्ष भवनों का निर्माण प्रारंभ हुआ। निरपेक्ष का अर्थ होता है जिन मंदिरों में दो धर्मों स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा हो। विजयनगर साम्राज्य में हिंद और इस्लामी दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये पहला ऐसा मंदिर है जिसके भीतर धर्मनिरपेक्ष भवनों का निर्माण किया गया था। कौन सी शैली है? विजयनगर शैली। ठीक। मंदिर परिसर 4 दीवारी से घिरा होता था, जैसे आजकल हम लोग बाउंड्री बनवाते हैं, घर बनवाए उसके चारों तरफ बाउंड्री, उसी प्रकार उस समय के जो मंदिर हैं या विजयनगर शैली के जो मंदिर हैं वो 4 दीवारी से घिरा होता था। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर है, कमल महल है आपका, हम्पी में एक विरूपाक्ष मंदिर है, हम्पी में भी एक रघुनाथ का मंदिर है, आदि आदि मंदिर जो इस स्थापत्य कला की क्या है, उदाहरण है। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम होयसल कला के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है। इसकी बातें हम कल करेंगे, लिखवाएंगे कल, क्योंकि आज समय नहीं है। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे पाल और सैन शैली के बारे में। ठीक। जो पाल और सैन शैली हैं, इनका जो निर्माण क्षेत्र है वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सब जो क्षेत्र हैं यहाँ इस शैली का विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम विजयनगर पढ़ेंगे, उसके बाद होयसल कला के बारे में पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम देखेंगे पाल और सैन की कलाएं, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में जिसका विकास हुआ। ठीक है। इसका पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे, अभी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। बाकी थैंक यू। क्लास ओवर करते हैं, टाइम हो गया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।